नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने राजनीतिक विकास की अवधारणा की चर्चा प्रारंभ की थी और राजनीतिक विकास के प्रथम प्रमुख व्याख्याकार लुसियन पाई के दृष्टिकोण का अध्ययन किया था। लुसियन पाई ने अपना दृष्टिकोण बताने से पहले पूर्व प्रचलित राजनीतिक विकास की 10 मान्यताओं का उल्लेख किया। उनकी भी हमने चर्चा की थी और हमने ये देख लिया था कि राजनीतिक विकास की जो पूर्व प्रचलित मान्यताएं थीं वो मूलतः राजनीतिक आधुनिकीकरण के समान ही सामाजिक और आर्थिक तत्वों पर आधारित अधिक थी। अधिकांश विचारक ये मानते थे कि राजनीतिक विकास का अर्थ है आर्थिक विकास के लिए संरचनाओं का निर्माण करना या आर्थिक विकास हो सके किसी देश में औद्योगिकरण हो सके, किसी देश में तीव्र आर्थिक प्रगति हो सके और उसके लिए राजनीतिक व्यवस्था यदि ढांचागत और कानूनी दृष्टिकोण से परिवर्तन करती है तो वो राजनीतिक विकास है। किंतु लुसियन पाई ने यह बताया कि ऐसा नहीं है। राजनीतिक विकास मूलतः एक ऐसा परिवर्तन है जो 3 क्षेत्रों में परिवर्तन लेकर के आता है। संपूर्ण जनसंख्या के स्तर पर परिवर्तन आता है और संपूर्ण जनसंख्या में अनेक आयामों से समानता की स्थापना होती है। जब राजनीतिक विकास हो जाता है तो सामान्य राजनीतिक व्यवस्था के स्तर पर परिवर्तन आता है और राजनीतिक व्यवस्था की इस दृष्टिकोण से क्षमता में वृद्धि होती है कि वह समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित ढांचे का प्रबंध कर लेती है और इस रूप में सक्षम हो जाती है कि वह विवादों पर तुरंत नियंत्रण स्थापित कर ले। और जब समानता और क्षमता आ जाती है तो साथ ही राजनीतिक संरचनाओं में और व्यवस्था में विभिन्नीकरण और विशेषीकरण आता है। अर्थात अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग संरचनाएं निर्धारित कर दी जाती हैं और वे लगातार वही काम करती हैं जिसके लिए वो प्रशिक्षित हैं। इस तरह से कार्य करने की विशेषज्ञता उनमें आ जाती है और अपने कार्यों को करने में वे विशेष संस्थाएं माहिर हो जाती हैं। और साथ ही ये भी कि इन सभी में आपस में विशेषीकरण होता है, साथ ही सामंजस्य होता है। इन तीनों अवधारणाओं को लुसियन पाई डेवलपमेंट सिंड्रोम की संज्ञा देता है। अब हम देखें कि ये डेवलपमेंट सिंड्रोम होता क्या है। डेवलपमेंट सिंड्रोम का अर्थ यही है कि राजनीतिक विकास तभी संपूर्ण माना जाएगा जबकि समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण ये तीनों प्रकार की जो स्थितियां हैं उनको उपलब्ध कर लिया जाए। लुसियन पाई का ये कहना है कि यदि केवल समानता आ जाएगी और क्षमता और विभिन्नीकरण नहीं होगा तो भी हम राजनीतिक विकास नहीं मानेंगे। यदि व्यवस्था की क्षमता आ जाती है किंतु संपूर्ण जनसंख्या की मानसिकता ही अभी तक परंपरागत मानसिकता रहती है, उनमें ऊंच नीच और जातिगत और धार्मिक यदि विभिन्नताएं हैं और समाज में एकरूपता नहीं है तो भी उसे राजनीतिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं बनेगा। और दूसरी बात लुसियन पाई ये कहता है कि न केवल तीनों का साथ में रहना ज़रूरी है, इन तीनों विशेषताओं का, वरन क्रमवार साथ में रहना जरूरी है। अर्थात पहले समानता आएगी, समानता के बाद क्षमता आएगी और क्षमता के बाद विभिन्नीकरण आएगा। ये तीनों प्रक्रियाएं साथ साथ हो सकती है लेकिन इनका क्रम नहीं बदलना चाहिए और इसी क्रम के साथ ये एक साथ भी प्रकट हो सकती हैं। इस तरह से एक साथ जब सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आता है और विकास नज़र आता है उसे ही पाई के अनुसार डेवलपमेंट सिंड्रोम की संज्ञा दी जा सकती है। तो यदि ऐसा प्रश्न आता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन यदि आ जाता है कि डेवलपमेंट सिंड्रोम या विकास की लक्षण समष्टि क्या है, तो उसका अर्थ यही है कि लुसियन पाई के शब्दों में ये तीनों लक्षण
साथ साथ प्रकट होने चाहिए और इसी क्रम में प्रकट होने चाहिए। लुसियन पाई के द्वारा जब इस प्रकार की परिभाषा दे दी गई राजनीतिक विकास के बारे में, तो अन्य विद्वानों ने भी इस विषय पर सोचना प्रारंभ किया और इस विषय पर सोचने वाले अन्य प्रमुख जो विद्वान हैं वो आमंड और पावेल हैं। आमंड और पावेल ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंटल अप्रोच, ये उनकी पुस्तक है और इस पुस्तक में वो राजनीतिक विकास को परिभाषित करते हैं और उनके अनुसार राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का बढ़ा हुआ विभिन्नीकरण और विशेषीकरण है तथा साथ ही राजनीतिक संस्कृति का बढ़ता हुआ लौकिकीकरण है। ये परिभाषा देखने में हमें पाई की परिभाषा के समान ही लगती है, क्योंकि पाई भी राजनीतिक संरचनाओं के विभिन्नीकरण और विशेषीकरण की चर्चा तीसरे स्तर पर करते हैं। आमंड और पावेल समानता और क्षमता की चर्चा इस परिभाषा में नहीं करता है, क्योंकि आमंड और पावेल का ये मानना है कि संरचनाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण जो होता है उसमें क्षमता अपने आप समाहित है। इसलिए क्षमता को अलग से आमंड और पावेल ने अपनी परिभाषा में नहीं दर्शाया है। लेकिन जो समानता की बात लुसियन पाई ने करी, उसके स्थान पर आमंड और पावेल उसे अलग से परिभाषित करते हुए कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का बढ़ता हुआ लौकिकीकरण। इसका अर्थ हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। उसका अर्थ ये है कि किसी भी देश में जो विभिन्न मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों का निपटारा जो है वो कानून के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके दो अर्थ हैं। मान लिया भारत के उदाहरण से हम समझने का प्रयास करें। भारत में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का एक ज्वलंत मुद्दा था और आज से 500 वर्ष पूर्व जब बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया, तब से लेकर के 500 वर्षों से यह मुद्दा एक विशेष वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और दो भारत के सर्वाधिक प्रमुख जो समुदाय हैं, हिंदू और मुसलमान, उनके लिए एक प्रमुख मुद्दा था। राजनीतिक संस्कृति की दृष्टि से यदि जनता के स्तर पर बात करें, जनसंख्या के स्तर पर बात करें, तो यदि इसकी तुलना हम ऐसा करें कि यदि यही मुद्दा अमेरिका में होता तो क्या होता, तो हम यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं कि इस प्रकार के मंदिर निर्माण के जो मुद्दे हैं, जो पिछले 500 वर्ष से भारत में चला आ रहा है और जो कि एक तरह से राजनीतिक क्षेत्र का नहीं है वरन समुदायों की अपनी धार्मिक और परंपरा की आस्था का सवाल है, यह कहीं न कहीं राजनीतिक लौकिकीकरण का उदाहरण नहीं है, वरन ये धार्मिक भावनाओं और अपने समुदाय और परंपरा की भावनाओं की बात है। तो जनसंख्या के लिए इन धार्मिक प्रतीकों का इतना महत्वपूर्ण होना, यह लौकिकीकरण की अवस्था से एक स्तर नीचे की अवस्था है। जनसंख्या के स्तर पर हम ये मान सकते हैं कि भारत की जनसंख्या में पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षीकरण की स्थिति, यानी कि धर्म को अपने जीवन में प्रमुख स्थान नहीं दे करके और राजनीतिक और लौकिक जीवन के मुद्दों को प्रमुख स्थान देना, यह भारत की संस्कृति में नहीं है। इसलिए जनसंख्या के स्तर पर लौकिकीकरण का विकास होना अभी बाकी है। किंतु इसी मुद्दे का जो समाधान भारत की राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किया गया, वहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी क्षमता के संदर्भ में हम यदि इसका मूल्यांकन करें तो हम ये देखेंगे कि जो एक 500 वर्षों से चला आ रहा एक धार्मिक मुद्दा था, जो कि मुग़ल सल्तनत के साथ प्रारंभ हुआ और ब्रिटिश हुकूमत में भी यह बना रहा और भारत की स्वतंत्रता के 70 वर्ष तक यह मुद्दा बना रहा, किंतु जब इसका समाधान हुआ तो वो केवल पारंपरिक रूप से इसका समाधान नहीं हुआ, वरन राजनीतिक व्यवस्था में और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे का समाधान
धार्मिक आस्थाओं के रूप में नहीं करके ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर और पुरातात्विक आधार पर और एक विस्तृत लंबी सुनवाई के बाद में किया, तो ये राजनीतिक संस्कृति की और भारत की राजनीतिक व्यवस्था की बढ़ी हुई क्षमता को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से भारत की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले का निपटारा किया और दो समुदायों की पारंपरिक और धार्मिक भावनाओं को संतुष्ट किया, और उसके पश्चात राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और उधर कुछ ही दूरी पर मस्जिद के निर्माण का रास्ता भी साफ हो चुका है। इसलिए जनसंख्या के स्तर पर लौकिकीकरण से एक स्तर पर नीचे हैं, किंतु राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता के स्तर पर हम कह सकते हैं कि यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की समस्या समाधान करने की यह बढ़ी हुई क्षमता को प्रदर्शित करता है कि एक बहुत ही विवादित मुद्दे को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हल कर दिया गया। तो आमंड और पावेल यहाँ पर यही कहते हैं कि जब राजनीतिक संरचनाओं का इतना अधिक विशेषीकरण हो जाता है कि वो किसी भी प्रकार के विवाद का शांतिपूर्ण समाधान करने की क्षमता अर्जित कर ले, और साथ ही राजनीतिक संस्कृति धीरे 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 जब वो आगे बढ़ती हुई पुरानी धार्मिक और परंपरागत आस्थाओं से आगे बढ़ कर के वास्तविक लौकिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। इसी तरह से आइजनस्टाड के लिए राजनीतिक विकास वे परिवर्तन हैं जिनसे किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में लगातार परिवर्तन को आत्मसात करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अर्थात जो तीसरी दुनिया के जो परंपरागत समाज हैं, उन समाजों का तेजी से परिवर्तन होता है, और जब परिवर्तन तेज गति से होता है तब समस्याएं भी तेज गति से सामने आती हैं। उन तेज गति से आने वाली समस्याओं का लगातार समाधान करना और उन परिवर्तनों को आत्मसात करने की जो क्षमता है, उसे ही आइजनस्टाड राजनीतिक विकास का नाम देता है। एक विद्वान हुए हैं हेगन। उनके अनुसार राजनीतिक विकास नई संरचनाओं और प्रतिमाओं की वो रचना है जो राजनीतिक व्यवस्था को अपनी आधारभूत समस्याओं का सामना करने के लिए योग्य बनाती है। हेगन भी इसी बात को अलग तरीके से कहता है कि जब राजनीतिक विकास होता है तो पुरानी संरचनाओं का स्थान नई संरचनाएं ले लेती हैं, नई प्रकार की ज़रूरतों के लिए नई प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया जाता है ताकि राजनीतिक व्यवस्था आधारभूत समस्याओं का सामना कर सके। जैसे भारत में हम ये देखें कि अल्पसंख्यकों के और आदिवासियों के हितों को अच्छी तरह से समझा जा सके, इसके लिए आदिवासियों के अलग कमीशन बनाए गए हैं। महिला कल्याण के लिए जो है अलग बाल विकास मंत्रालय खोल दिया गया, और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बनाया गया। अलग अलग प्रकार की समस्याओं के लिए अलग अलग नई नई संस्थाओं को बनाना और उन संस्थाओं को, उन समस्याओं को हल करने के लिए तय कर देना, यह राजनीतिक विकास है। फ्रेडरिक्स ने राजनीतिक विकास को मूल्य चयन के ऊपर आधारित संगठनात्मक निर्णय ले सकने की बढ़ी हुई योग्यता बताया है। फ्रेडरिक्स ने राजनीतिक विकास का जो अध्ययन है वो प्रशासनिक विकास के संदर्भ में किया है, क्योंकि रिक्स का ये मानना है कि सरकार जो काम करती है, सरकार जो कानून बनाती है समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप, उन कानूनों को लागू करने का जो मूल काम है
वो उस देश की नौकरशाही करती है या उस देश का प्रशासन करता है। इसलिए कौन सी समस्याओं को पहले लिया जाएगा या किसी भी क्षेत्र में कौन से कानून पहले बनने चाहिए और कौन से किस विषय में कानून नहीं बनने चाहिए, ये मूल्य चयन यानी कि नीतियों का निर्माण करना और उसका नीतियों के निर्माण की कुछ प्रेफरेंसेस तय करना, एक तो पहली बात तो ये है। और दूसरा, जब कोई नीति बन जाती है तो उस पर निर्णय ले सकने की जो बढ़ी हुई योग्यता है, अर्थात पहले आप किसी समस्या को ठीक से समझ नहीं पाते थे, किंतु बाद में आप यदि स्वयं आगे बढ़ करके किसी समस्या को दूर करने के लिए उसका चयन करते हैं और उस पर कानून बनाते हैं और कानून बना करके उसे लागू भी करने की कोशिश करते हैं, और नौकरशाही यदि यह ठीक तरह से कर सकती है तो रिक्स के अनुसार यही राजनीतिक विकास है। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने राजनीतिक विकास की जो चर्चा की है, उसके मूल में जो बात है वो समस्या समाधान की बात है, यानी कि समस्याओं का समाधान करने के लिए ऐसी नई संरचनाओं को बनाना कि वो समस्याओं को ठीक से समझ सके और उनको समझकर समाधान न केवल बता सके वरन उन समाधान के कानूनों को या आदेशों को ठीक से लागू भी कर सके। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास जो है वो अग्रगामी आगे बढ़ने वाले परिवर्तन हैं या सकारात्मक परिवर्तन है। जो चीज़ें पहले नहीं थी राजनीतिक विकास के अंतर्गत, वो नई प्रकार के परिवर्तन सामने आएंगे, किंतु वो परिवर्तन सकारात्मक होंगे, समाज की समस्याओं को कम करने वाले होंगे। किंतु यदि कोई परिवर्तन समाज की समस्याओं को बढ़ाने वाले होते हैं तो उसे हम राजनीतिक विकास नहीं कहेंगे। तो फिर हम ये कहेंगे कि राजनीतिक विकास इस देश का नहीं हो पा रहा है और उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। इस तरह से जो विभिन्न विचारकों ने राजनीतिक विकास पर अपना मत प्रकट किया, उसके बाद राजनीतिक विकास को दो प्रकार से समझा जा सकता है। यदि उसे परिवर्त्य के रूप में समझा जाए, और परिवर्त्य क्या होता है, चर क्या होता है, ये मैं एक अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, वो आप ज़रूर देखें तो आपको परिवर्त्य के अर्थ को समझने में मदद मिलेगी। परिवर्त्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो आश्रित परिवर्त्य और दूसरा होता है स्वतंत्र परिवर्त्य। आश्रित चर वो होता है जो कि अन्य चर के कारण का परिणाम होता है। अब इसको ठीक से समझते हैं, यानी कि यदि हम ये मानते हैं कि राजनीतिक विकास किसी अन्य परिवर्तन का परिणाम है, यानी कि जनसंख्या, अगर हम इसको ऐसे समझें कि पूरी जनसंख्या यदि किसी देश की है वो निरक्षर है और सरकार ये निर्णय लेती है कि हम सबसे पहले अपनी जनसंख्या को शिक्षित करेंगे, और कानून बना करके ये तय कर देती है कि उस देश के सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला लेना है और उन्हें शिक्षित होना है। पूरे देश की जनसंख्या शिक्षित हो जाएगी। उस शिक्षा के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आएंगे वो परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? उनमें पहला परिवर्तन आएगा कि एक ही प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने के कारण सभी बच्चों में समानता की भावना आएगी, सभी बच्चों में क्षमताओं का विकास होगा, सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद रूढ़ियों से मुक्त हो जाएंगे, परंपराओं से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार शिक्षा यह एक प्राथमिक चर है, स्वतंत्र चर है। शिक्षा के परिणाम स्वरूप जिस समानता की
स्थापना जनसंख्या के स्तर पर होगी और जिस क्षमता की स्थापना राजनीतिक व्यवस्था के स्तर पर होगी और उसके कारण जब सभी बच्चे अपने अपने कामों को करने में विशेषीकरण यानी कि समानता, क्षमता और विशेषीकरण, ये तीनों शिक्षा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होंगे। इसलिए स्वतंत्र चर है शिक्षा, किंतु उसका आश्रित चर है विकास। तो कहने का अर्थ यह है कि हम सीधा राजनीतिक विकास के लिए प्रयास नहीं करते, किंतु यदि कुछ और प्रयास करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप यदि राजनीतिक विकास होता है तब उसे आश्रित चर कहेंगे। 1965 से पहले तक जो भी राजनीतिक विचार आए, क्योंकि हमने देखा कि 1960 में लुसियन पाई ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज नामक अपनी पुस्तक लिखी थी और इसी तरह से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच पुस्तक आई। सभी विचारकों ने, जिनमें बर्गेस, लिपसेट, रिगिन्स, कोलमैन, कार्ल डायच, मायरन वीनर, आमंड, सिडनी वर्बा, लुसियन पाई आदि, ये सभी विचारकों का ये मानना था कि राजनीतिक विकास स्वतंत्र चर नहीं हो सकता। राजनीतिक विकास तो आश्रित चर है, अर्थात जब किसी अन्य को प्रकार के परिवर्तन होंगे, कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन यदि होंगे तो उनसे उनके परिणाम स्वरूप राजनीतिक विकास आएगा। तो जैसे इनमें से अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। कुछ कहते हैं कि यदि किसी देश में आर्थिक विकास हो जाएगा, अर्थात औद्योगिकरण हो जाएगा, उस देश में यदि नगरीकरण की प्रक्रिया को आप तेज कर देंगे, उस देश की जनसंख्या को यदि आप शिक्षित कर देंगे, तो उसके परिणाम स्वरूप अपने आप ही राजनीतिक विकास हो जाएगा। लेकिन हम यह देख सकते हैं कि 1965 के बाद स्थितियों में बदलाव आया राजनीतिक विकास के संदर्भ में, और विद्वानों ने यह सोचना प्रारंभ किया कि राजनीतिक विकास कोई ऐसा आश्रित चर नहीं है, वरन उसे स्वतंत्र चर के रूप में समझने का प्रयास भी करना चाहिए। उसका अर्थ ये है कि राजनीतिक विकास केवल अन्य परिवर्तनों का परिणाम मात्र नहीं है, वरन राजनीतिक विकास अन्य परिवर्तनों का कारण भी है। अर्थात यदि किसी देश में राजनीतिक विकास हो जाता है, यदि राजनीतिक विकास के उद्देश्य को लेकर के ही यदि कार्य करना प्रारंभ करती है कोई सरकार, अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि टर्की में एक वहाँ के शासक हुए थे कमाल पाशा। ये जो कमाल पाशा थे, इन्होंने जब टर्की में 30 के दशक में 1930 के आसपास जब इन्होंने सत्ता ग्रहण की थी, तो जो तुर्की का समाज था, मुस्लिम समाज, वो एक बहुत ही परंपरागत समाज था और तुर्की में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था और तुर्की की जनसंख्या थी जो मध्ययुगीन मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों के आधार पर बहुत ही परंपराओं से घिरी हुई वहाँ की जनता थी, वहाँ का समाज था। कमाल पाशा तुर्की का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। तो जैसे ही वो वहाँ के कमाल पाशा वहाँ के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने अपने अधिकारियों से यह सलाह मशविरा किया कि मुझे तुर्की का आधुनिकीकरण करना है, यानी मुझे तुर्की में को इस पुरानी व्यवस्था से निकाल करके एक आधुनिक व्यवस्था में बदलना है। तो मुझे तुर्की का आधुनिकीकरण करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए और मुझे कितना समय लगेगा। तो किसी ने कहा कि यदि तुर्की का आधुनिकीकरण करना है तो आपको 1000 साल लग जाएगा। किसी ने कहा कि कम से कम आप बहुत ही शीघ्रता करेंगे तो आपको इतने वर्ष तो लग ही जाएंगे। और यानी कि कोई भी इस मामले में आश्वस्त नहीं था कि कमाल पाशा जो सोच रहे हैं वो तुरंत हो जाएगा। और सबसे राय लेकर के कमाल पाशा ने अपनी राजनीतिक जो आत्मबल है, उन राजनीतिक प्रतिबद्धता है और परिवर्तन करने की उनकी जो ललक थी, उन्होंने रातों रात रेडियो पर यह संदेश
प्रसारित किया कि तुर्की में कल सुबह से ये कानून लागू हो रहे हैं और कोई भी महिला बुर्का नहीं पहनेगी, या सभी को शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है, या ये कानून कल से ही लागू हो जाएगा। अर्थात कुछ मामलों में कुछ कानूनों को अगले ही दिन या शीघ्रता से उनको लागू कर दिया गया। यह जो किसी भी देश में नेताओं की कानून बनाने की और उनको लागू करने की जो क्षमता होती है, या नेताओं को इस बात की पहल करने की जो योग्यता होती है, उसके कारण जो ये कल्पना की जाती थी कि तुर्की अगले 1000 साल तक भी नहीं बदलेगा, उसका तुरंत ही आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अगले ही दिन से शुरू हो गई। तो इस तरह से कहने का मतलब यही है कि राजनीतिक विकास एक स्वतंत्र चर भी हो सकता है, और जब राजनीतिक विकास होता है तो उसके कारण अन्य परिवर्तन भी होते हैं। अब वो अन्य परिवर्तन कौन से होते हैं? तो उसके कारण उस देश के प्रशासन का विकास होता है। राजनीतिक विकास के कारण पुरानी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो समाप्त होने लगती हैं, और देश के प्रति प्रेम की भावना जनता में जागृत होने लगती है। ऐसे प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण कि जनता का देश के प्रति प्रेम बढ़े और देश के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो सके। राजनीतिक विकास के परिणाम स्वरूप विभिन्न राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, क्योंकि जनता की इस बात के लिए रुचि बढ़ती है कि वे भी राजनीति में भागीदारी निभाएं। जनता की राजनीतिक सहभागिता का विकास होता है, संसाधनों का संगठन होता है, अर्थात जो बिखरे हुए जो मानवीय और भौतिक संसाधन थे वो सब किसी निश्चित उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग किया जाता है। इस तरह से जब राजनीतिक विकास को स्वतंत्र चर के रूप में देखा जाता है, तब वो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के अधीन नहीं रहता, वरन राजनेताओं के दृढ़ संकल्प, क्षमता और सूझबूझ के कारण राजनीतिक विकास उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यह जो दृष्टिकोण है वो 1965 के बाद विकसित हुआ, और अनेक विद्वानों ने इस दृष्टिकोण से विचार किया, जिनमें होल्ट एंड टर्नर है, कार्ल डॉयच है और रजनी कोठारी है। मुख्य रूप से इनका नाम हम ले सकते हैं। राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में क्या फ़र्क है, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।